बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अपनी ईद अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ गुजार रहे होंगे। हम भी आज अपनी ईद आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद जब ईद आती है तो हर एज ग्रुप की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। बच्चे जल्द से जल्द अपनी ईदी लेके चाहते हैं कि बाज़ारों में जाएं और उसे खर्च करें। ख़वातीन चूड़ियाँ पहनकर, मेहंदी लगाकर अपनी खुशी का इजहार करती हैं और घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो ईदी के साथ साथ लोगों को दुआओं से भी नवाजते हैं और यही ईद का खासा है। लेकिन एक चीज़ जो कि हर एज ग्रुप में कॉमन है वो है खूबसूरत दिखने का शौक़। हर शख्स चाहता है कि वो ईद पर दिलकश लगे, खूबसूरत दिखाई दे और यही वजह है कि आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से कि खूबसूरती क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सैयद गुलाम अब्बास शाह, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन होने के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्बास, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर ईद इनवाइटिंग। मुबारक टू ईद यू। मुबारक टू यू। कैसी गुजरी आपकी ईद, बल्कि कैसी अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरी है। ठीक, जिस तरह की मैंने बात की कि हर शख्स चाहता है कि वो ईद पर खूबसूरत दिखाई दे, दिलकश दिखाई दे, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान तो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और माशाल्लाह कश्मीर से लेकर कराची तक हमारे पास बहुत सारे स्किन टोन्स हैं, बहुत तरह के लोग हैं। तो खूबसूरती क्या है? एक एस्थेटिक फिजिशियन खूबसूरती को कैसे डिफ़ाइन करेगा? क्या खूबसूरती सिर्फ गोरा रंग है या नैन नक्श की भी इसमें कोई वैल्यू है? और खूबसूरती के पैरामीटर्स कौन डिसाइड करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। उसमें जो चीज़ आती है कि ख़ूबसूरत लगना, बेसिकली हर रीजन का अपना एक ख़ूबसूरती के पैरामीटर है। आप ये नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि गोरा रंग ही खूबसूरत है। जो भी सूट है किसी को कर रही चीज़, जो भी अल्लाह ताला ने उसकी चीज़ बनाई है और जो भी उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे चीज़ सूट कर रही है, उसे खूबसूरती कहेंगे हम। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से आपको तख्लीक कर दिया है वही सबसे खूबसूरत है और वही सबसे खूबसूरत तख्लीक है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना और उन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करना आई थिंक खूबसूरती की डेफिनेशन है और हर इंसान खूबसूरत है, बस देखने वाली आंख चाहिए। बात करते हैं थोड़ा सा वाइटनिंग इंजेक्शंस की, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसकी वजह ये भी है कि हम देखते हैं कि शो बिज़ में बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं लोगों के जिन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाए और उनकी जो रंगत है वो तब्दील हो गई। तो बहुत सारे लोग आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे और कहते होंगे कि जी हमें फ़लाने एक्टर की तरह या एक्ट्रेस की तरह गोरा कर दें। तो क्या वाकई ऐसा होता है और ये वाइटनिंग इंजेक्शंस किस कदर जो हैं वो इफ़ेक्टिव है? बेसिकली इसका वाइटनिंग इंजेक्शंस का एक इस पे डिबेट, अभी तक एक डिबेट चल रही है कि ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, किस टोन पे कितना ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट कि हर पर्सन का अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये लाजमी नहीं है कि जो भी लोग वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो उस तरह गोरे हो जाएं, और क्योंकि सिर्फ वाइटनिंग इंजेक्शंस ही उसके अंदर वो रोल प्ले नहीं कर रहे, उसका अपनी डाइट रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा। उसकी स्लीप, उसकी एपिटाइट, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो सारे उस पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हम नहीं कंफर्म कह सकते कि जी इंजेक्शंस की वजह से ही सारा कुछ हुआ है, लेकिन टू सम हाउ कि वो अफेक्ट करते हैं। लाइक आपका जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन को वो कम कर देते हैं। अच्छा। आपका विटामिन सी है वो आपका वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो उसके साथ जब वो मिक्स करके लगाते हैं तो उसमें वो ग्लो आ जाता है। समटाइम उसके अंदर मल्टी वाइटामिन्स का इंजेक्शन भी डाइल्यूट करके लगाते हैं कि ताकि वो उसका जो ओवरऑल बॉडी में समटाइम विटामिन डी की कमी की वजह से भी टैनिंग आना शुरू हो जाती अच्छा। है, विटामिन B12 की वजह से आना शुरू हो जाती है। उस सारे को ओवरकम करने के लिए ये एक कम्बिनेशन, एक कॉकटेल बना के लगाया जाता है और वो उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ अफेक्ट कर जाती है, तो एक वाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है। अच्छा। बेसिकली ये माइंड के अंदर चल रही होती है चीज़ के कितना अफेक्ट आया है, और हर बंदे की अपनी परसेप्शन है कि उसका वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने के बाद कितना रिजल्ट आया है या आएगा।
तो ठीक है। वो उसके साथ साथ चीज़ें चल रही यानी कि होती हैं। एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि अगर पेशेंट ने लगवा लिया है तो उसको यस, लगने लग जाता है कि उसका यस, रंग बेहतर हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सही खुराक ले रहे हैं, आप अगर आपकी डाइट में विटामिन्स मौजूद हैं तो ऑलरेडी वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। लेकिन जो भी चीज़ गट के थ्रू एब्जॉर्ब होती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब डायरेक्टली आप आईवी देते हैं, यस, ब्लड में चीज़ें देते हैं, तो वो जी। डायरेक्टली आपकी बॉडी को मिल जाती हैं यस, और वो उनका इफेक्ट मेटाबॉलिज्म ज़्यादा उसका आता है। लिवर के साथ होता है और लिवर के अंदर उसकी वो मेटाबोलाइज हो जाता है और देन वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है चीज़ों पे, तो उस पर अच्छा इफेक्ट आ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग वाइटनिंग की टैबलेट्स खाते हैं उसके ठीक। कंपेयर इंजेक्शंस का अच्छा इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, यानी कि टैबलेट्स भी अब मौजूद यस, हैं, वाइटनिंग यस, और टैबलेट्स। लोग धड़ाधड़ ऑनलाइन मंगवा के दे डोंट नो कि उसमें कितनी क्वांटिटी है, उसमें बॉडी वेट कितना है, बीएमआई कितना है, हमें लेनी कितनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं। और डायरेक्टली वो ऑनलाइन जो भी ऐड आया उस पर लेके वो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टेलिंग देयर डॉक्टर कि उनका लेफ्टीज़ क्या है और उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, वो कुछ भी नहीं पता और ऐसे ही लगवा लेते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की है कि ऑनलाइन इस कदर चीज़ें अवेलेबल हैं और ये बड़ी हाई प्राइस्ड होती हैं और लोग तैयार होते हैं ये पैसे देने की खातिर। बस वो चाहते हैं कि रंग गोरा हो जाए और उनको नहीं पता होता कि क्या, जिस तरह कि आपने कहा कि एलएफटीज नहीं हुए, लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं हुए, बहुत सारी लिवर की भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें टैनिंग हो जाती है। आपने जी, कहा कि विटामिन डी की कमी से भी हो जाती हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि किस चीज़ को टारगेट करना ऐसे है। ही है। इसलिए हमेशा से सेफ यही है कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, उनको दिखा लें, डॉक्टर आपके बेस लाइन टेस्ट कर लेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बेस लाइन टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते, बल्कि आई एम सरप्राइज्ड, एक डॉक्टर साहिबा से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को कहते हैं कि आप ये टेस्ट करवाएं तो इसका मतलब है कि आपने पेशेंट को भगा दिया, क्योंकि वो कहेगा कि ये डॉक्टर तो टेस्ट करवाने के हाँ चक्करों में जी, पड़ गया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था ऐसे कि ही। रंग गोरा कर दें। अच्छा, थोड़ी सी ये बात करते हैं कि कितने सेशंस नीडेड होते हैं कि वाकई कुछ इफेक्ट आए जिन लोगों में, यानी जिस तरह कि आपने कहा कि अगर कोई कमी है और वो पूरी हो जाती है तो क्या इसके 8 से 10 सेशन नीडेड होते हैं और क्या ये सारी ज़िंदगी लगवाने पड़ते हैं? इट डिपेंड अपॉन डोजेज कि हमने कितनी डोज लगाई है उसकी, और लाजमी नहीं कि सारी ज़िंदगी लगाई, उसका एक ख़ास टाइम तक इफेक्ट रहता है, लाइक फॉर इंस्टेंस के 1 साल तक, और फिर आपको वो उसकी बूस्टर डोज कह सकते हैं लगवाना पड़ती है। साथ साथ आप अगर उसको मेंटेन रखते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मल्टीविटामिन लेते रहते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उससे वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। तो जो हम कहते हैं कि बार बार लगवाना या फिर वो 10-15 सेशन लगवाना, तो एक आम बंदे के लिए इतना ज़्यादा वो, अनलेस कि वो बहुत ही ज़्यादा कैमरा फिगर हो या फिर वो कह लें कि आप पब्लिक में उसकी अपेयरेंस हो, तो उनके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आम बंदा है उसे 6-7 सेशन इज़ इनफ। इनफ होते हैं, ठीक है। और अक्सर जो लड़कियां होती हैं शादी से पहले, वो उनकी कोशिश होती है कि रंग थोड़ा सा बेहतर हो जाए, और मैं उनको ये कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि अपनी डाइट बेहतर कर लें, अपनी जो है डाइट के साथ साथ वाइटामिन्स ले लें, अपनी नींद पूरी कर लें, पानी इनटेक जो है उसको ठीक कर लें। जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं एस्थेटिक वर्ल्ड में, पहले क्या था कि सर्जरी से चीज़ें ठीक की जाती थी, जैसा कि नाक का अगर टेढ़ापन है तो राइनोप्लास्टी कर दी जाती थी। अब नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टीज भी आ गई हैं जिसमें नाक को सीधा किया जाता है। इसी तरह फेस लिफ्ट्स भी आ गए हैं कि ढलका हुआ जो चेहरा है उसको बेहतर कर दिया जाता है। तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स वर्सेस सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी क्या बेनिफिट्स हैं इन प्रोसीजर्स के, अगर हम बात करें नॉन सर्जिकल की? सबसे पहले तो है कि इसका कोई डाउन टाइम नहीं है कि लाइक आप लगवाते हैं और फौरी तौर पे उसका इफेक्ट आ जाता है, ऑलमोस्ट फौरी तौर पे आ जाता है। दूसरा ये कि ज़ाहिर सर्जरी एक खुद ही वर्ड जो है सर्जरी, वो एक जहन में आता है कि खौफ सा आ जाता है कि सर्जरी करवाने जा रहा है, और वो फिर स्कारिंग भी होती है, उसमें नज़र भी आना शुरू हो जाता है, फिर लोगों को भी ये बताना पड़ जाता है कि नहीं ये फ़लाँ ने सर्जरी करवाई हुई थी। तो वो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। लाइक आप फिलर्स करवाते हैं तो वो उसका कोई डाउन टाइम नहीं है, आप उसी वक्त फिलर्स करवाते हैं और उसका फौरी तौर पर रिज़ल्ट आ जाता है, और फिर उसके साथ साथ उसका बाकी आता रहता है। सेम इज़ द केस विद थ्रेड फेस लिफ्ट जो है, तो वो आप करवाते हैं और एक तो फौरी तौर पे आता है और कुछ दिनों बाद बाकी। इसी तरह हाइफू है, उसको आप लेज़र टाइप एक चीज़ है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसमें, और वो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो क्या कहती हैं कि मसल को टारगेट करती हैं और मसल को वो
लिफ्ट करती हैं, यानी कि उससे पूरा फेस जो है लिफ्ट, जिसका वो लोग कहते हैं कि हमने डाइट की और फेस लटक गया, या फिर जो एकदम से वेट गेन किया तो फेस का लटकनापन आ गया, या फिर डबल चिन आ गई, तो उस सारे के लिए हाइफू एक ट्रीटमेंट है वो करते हैं। उससे उससे भी यही है कि एक फौरी तौर पे उसका रिजल्ट आता है, और एक डिलेड आता है कि उसके अंदर कोलेजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वो बाद में भी उसका इफेक्ट रहता है। बिल्कुल सेम इज़ द केस विद बोटॉक्स। तो बोटॉक्स एक जैसे ही हम लगाते हैं तो उसका हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वो जो झुर्रियाँ होती हैं सामने नज़र आ रही होती हैं, या फिर जो अनइवन स्किन हुई होती है वो जो नज़र आ रही होती है, तो बोटॉक्स फौरी तौर पे उसे ठीक कर देता है। डॉक्टर अब्बास, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने सडन आते हैं कि पेशेंट खुद अमेज्ड हो जाता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स। और हाइफू की जिस तरह की आपने बात की कि ऑल्दो इसके सेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि 20% तो उसी वक्त आपकी डबल चिन ख़त्म हो जाती है और 80% आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजल्ट्स आ जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो उस वक्त देखने वाला होता है ना, जो भी पेशेंट, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और वो जो उसकी खुशी होती है, लाइक एकदम से वो चेंज हो जाता है और वो अमेज्ड हुआ होता है, और देन वो जब जाते हैं तो 10 दफ़ा थैंक यू करके कि हम कैसे आए थे और कैसे होके जा रहे हैं। ठीक। तो बेसिकली एस्थेटिक या फिर डर्मेटोलॉजी ये आजकल जो ज़्यादा इन हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि उसके फौरी तौर पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो फौरी तौर पे लोग जो है वो लाइक जो भी उनकी कॉन्फिडेंस को डिक्रीज चीज़ कर रही होती है ना, तो उसको वो एक बूस्ट मिल जाता है, एकदम से वो बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है कि लोग फिर ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत खुश हो जाती है, अच्छी हो जाती है, कि लोगों के साथ वो इंटरेक्ट जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को खुद बॉदर कर रही होती हैं कि मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है, मेरी नाक ऐसी है। तो जब वो ठीक हो जाती हैं तो आपने जिस तरह के कहा कि उनके रिलेशनशिप्स भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा है, मैंने देखा है बल्कि, कि आजकल 30s में भी लोग ये प्रोसीजर्स करवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले हमने देखा कि 50 साल की उम्र में भी जो लोगों की स्किन होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। अब 30 साल में हमें ज़रूरत पड़ रही है ये प्रोसीजर्स करवाने की। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है? ओवरऑल जो हमारी पोल्यूशन है वो इसकी वजह है, या फिर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी ज़िंदगियों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया? क्या वजह है कि 30s में अब हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है? ये ओवरऑल इन्वायरमेंट हमारी चेंज हुई है, हमारा ओवरऑल जो सर्कमस्टांसेस थे वो चेंज हो गए हैं। लाइक हमारी जो हम बात करते हैं कि कोई भी मेल और फीमेल, पहले वो सुबह सुबह उठते थे, अपने काम काज किए, उनका फोकस टाइम कम होता था। अभी हमारा फोकस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक हम मोबाइल देखते हैं बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया का यूज़ है। रात को हम इसी तरह पहले लोग अगर सोते हैं तो जस्ट वो बेड पे गए और सो गए, अभी वैसा नहीं है। अभी लाइक 2-2 3-3 घंटे स्क्रॉलिंग चलती रहती है, उससे वो रेडिएशंस एक निकल रही हैं। फिर पहले था फिज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा थी। फिज़िकल एक्सर्शन से मुराद के लाइक लोग पैदल जाते थे, काम काज करते थे, फिज़िकल काम करते थे। अभी फिज़िकल बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया है और वो सारा डिजिटल आ गया है, और ज़्यादातर लोग उसी पे जो है वो रिलाई कर रहे हैं। फिर बाकी रह गया कि पहले लोगों का था डाइट जो है वो एक स्टैंडर्ड डाइट थी, वही उन्होंने रोज़ाना लेनी है और एक रूटीन के साथ एक टाइम पे लेनी है। आजकल वैसा नहीं है। आप जितने भी देख लें, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में लोग हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जो, या फिर जिनकी पेरेंट्स है किसी जगह, तो वो उस तरह डाइट भी नहीं उनकी, वो लाइक जंक्स ले लेंगे, कोई पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, या फिर वो बाहर से कुछ या फिर क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बात करना जरा से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, ये ना सिर के बाल गिरते हैं, तकरीबन 6 माह हो गए। अच्छा, ठीक है। क्या एज है आपकी? तकरीबन 40 साल। अच्छा, खानदान में ये मसला है किसी को? नहीं। अच्छा, फैमिली में, यानी आपके किसी में गंजापन वगैरह नहीं है फैमिली में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये ठीक जो है। ना माथा होता है ना, माथे की साइड पे गिर रहा है जी। जी, ठीक है। ये बताइएगा, डाइट ठीक है आपकी? स्ट्रेस वगैरह तो नहीं लेते? जी नहीं जी। अच्छा, ठीक है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या जवाब दें इनको डायरेक्ट? जी, जवाब जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी।
ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस है जी, इनको। और उस पे यही होता है कि पहले तो ये देखेंगे इनकी डाइट का किस तरह है, क्या रोल है, इनकी स्लीप कैसी है, और फिर जो कुछ जेल वैक्स या इस तरह की चीज़ें तो नहीं यूज़, अगर ये वाला कुछ भी नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कोई सर के अंदर कोई ने सिकरी, खुश्की या फिर कोई खारिश तो नहीं ज़्यादा रहती, रेडनेस है। तो नहीं रहती, तो उसके लिए अगर है तो फिर हम वो टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करवाते हैं। और अगर ये सारा कुछ नहीं है तो हमारा अल्टीमेटली आ जाता है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रही है, तो उसके लिए मिनॉक्सिडिल यूज़ इन्हें करने चाहिए, मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज़ करना चाहिए, और साथ इन्हें बायोटिन और मल्टीविटामिन लें, उससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अगर उससे उस तरह एज सच कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, PRP, एक्सोसोम्स, माइक्रो नीडलिंग, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से ये कोई भी करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी कि जब गिरना शुरू होते हैं तो पहले तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि डाइट बेहतर है कि नहीं, आप नींद पूरी कर रहे हैं कि नहीं, विटामिन्स आप ले रहे हैं कि नहीं, और अगर आप कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा तो फिर दूसरे प्रोसीजर्स भी हैं जिस तरह के जो कि इतने यानी मैं कहूँगी कि नुकसानदेह तो नहीं, लेकिन इतने जिसे कहते हैं एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है। एग्रेसिव नहीं है ना, लाइक आपका PRP है तो आपका अपना ब्लड है, उसमें से प्लाज्मा लेना है, उसी में से वही दोबारा आपने इंजेक्ट कर देना है। और लोगों को इंजेक्ट से भी एक इशू होता है, तो उसमें भी बताना है कि ये पेनफुल एज सच नहीं होता, लाइक नमिंग क्रीम अगर अप्लाई की होती है तो पेनफुल उस तरह नहीं है। फिर इसी तरह एक्सोसोम्स आ गए तो वो भी लाइक इसी तरह PRP की तरह ही होते हैं, और वो भी वो एग्रेसिव प्रोसीजर नहीं, लाइक आप आते हैं और एक 15-20 मिनट में आपका प्रोसीजर हो जाता है। देन माइक्रो नीडलिंग सेम कि हम PRP और माइक्रो नीडलिंग को साथ साथ कर लेते हैं, आपका अपना प्लाज्मा है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं और उसी के साथ PRP कर रहे हैं, तो वो इफ़ेक्टिव है। और आज अभी तक जो बाल्डनेस के लिए या फिर जो एग्जैक्टली बाल्डनेस के लिए नहीं, कि जो भी आपका प्रोग्रेसिव हेयर लॉस है उसके लिए जो अभी तक बेस्ट ट्रीटमेंट है वो यही जो हमारे पास PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है, और ये बड़े सेफ हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपका ही ब्लड ले रहे हैं और उसी में से ग्रोथ फैक्टर्स लेकर आपको लगाए जा रहे हैं, तो काफ़ी सेफ हैं। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लोगों का ये कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहिबा पेन तो नहीं होगा, तो पेन जो है वो थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। ब्यूटी जो है उसके साथ साथ ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि अगर आप बिल्कुल तो इस वजह से ये है कि चले, एक चीज़ अच्छी ये है कि मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास सॉल्यूशंस हैं। मिनॉक्सिडिल की आपने बात की, तो ये कितने अरसे तक इस्तेमाल की जाती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कब पेशेंट को ये स्टॉप कर देनी चाहिए जब बाल आना शुरू हो जाते हैं, या ये लगातार ही इस्तेमाल करनी होती है? ऐसे तो रिकमेंडेड ये है कि जब भी आपका वो फेज़ चल रहा होता है जिसे हम एनाफेज़ कहते हैं, तो वो जब फेज़ चल रहा है तो उस पर आपको वो करना चाहिए। अब किसी को नहीं पता कि वो कितना लंबा फेज़ है, तो बेहतर तो ये है कि जब तक आपका वो हेयर लॉस हो रहा है उस वक्त तक आप इस्तेमाल करें। और आजकल तो मार्केट में ओरल मोनोक्सिडिल भी आ गए, उस पर काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैं कि लोगों को ये भी इशू था कि जब लगाते हैं तो वो उन्हें लाइक वो फीलिंग जेल टाइप फीलिंग आ जाती है, या फिर वो भूल जाते हैं, या फिर वो बाल बड़े रखे हुए हैं तो वो स्कैल्प के अंदर यानी कि स्किन तक नहीं पहुंच सकते। तो आजकल ओरल भी उसके साथ आ गया, तो मैं जब भी रिकमेंड करता हूँ तो ओरल उसके साथ रिकमेंड करूँ। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से भी बाल जो मेनली मेल में इशू ये आता है कि उसकी हार्मोन जो है वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सम टाइम हम साथ उसको हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, यानी फिनेस्ट्राइड वगैरह भी देते हैं। उसके लिए कोई आम इस तरह जो एक मिथ्स भी हैं उसके बारे में बहुत सी मशहूर हैं, लेकिन अगर हम उसे थोड़े अरसे के लिए यूज़ करवाते हैं तो कोई ऐसा उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और अगर डॉक्टर दे रहा है तो फिर वो साइड इफेक्ट्स पर भी नजर रखता है और देखता है कि साइड इफेक्ट्स ना आ रहे हो। रैंडमली लोगों को नहीं लेनी चाहिए, जो भी लोग ऐसे ही किसी को देख के और वो उसके बाल ये रुक गए हैं गिरना और मैं भी ये इस्तेमाल करूँ, तो वैसे नहीं है। लाइक आपको ये काउंटर प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ये फार्मेसी पे अवेलेबल होनी चाहिए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देनी चाहिए। ठीक है, तो हेयर ट्रांसप्लांट कब किया जाता है, यानी कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनमें आप कहते हैं कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? जो भी पेशेंट जिनका PRP या करवा रहे हैं या फिर उनका इतना बाल्डनेस आ चुकी है कि जो रिवर्सेबल नहीं है,
क्योंकि पीआरपी तो आपके बालों को झड़ना रोकती है, उसको रिवर्स नहीं कर सकती। अच्छा। तो उसके लिए फिर लोगों को बाज़-औक़ात कंसर्न होता है जस्ट फ्रंट लाइन, बाज़-औक़ात होता है कि उनका यानी क्राउन से गिर जाने बाल, तो उसके लिए फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। फिर एक और मेडिकल कंडीशन भी है जिसमें जिस तरह एलोपेशिया एरिएटा है, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है, एलोपेशिया टोटैलिस है, यानी कि जिसमें पूरे जिस्म के बाल झड़ थोड़ा जाते सा हैं। इनके मुतालिक भी बता जी, दीजिएगा आपने कि देखा क्या होगा ये अक्सर क्या लोगों टर्मिनोलॉजीज हैं। तो यहाँ पर एक कॉलर हैं, पहले उनको जी शामिल सर। करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम रकीब है, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। जी मैंने तकरीबन एक साल पहले जो है ना वो बाल उगाए थे अपने। अच्छा, ठीक है। तो पीआरपी भी करवाता रहा हूँ तकरीबन 6 माह तक। बाल तो मेरे जो लगाए थे वो तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो दूसरे बाल थे ना वो तकरीबन सारे अभी गिरते हैं। अच्छा तो इस हवाले से मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि कोई हेल्प हो सकती है। अच्छा, ठीक है। जो आपने लगवाए थे वो तो ठीक हैं, लेकिन बाकी गिर रहे हैं आपके। जी मैम। अच्छा, ठीक है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या जवाब दें? आप साथ जो उन्होंने ज़ाहिर जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया होगा तो कोई मिनॉक्सिडिल, फेनेस्ट्राइड और मल्टीविटामिन वगैरह दिए हुए हैं साथ आपको यूज़ करने के लिए? जी 6 माह। इनकी आवाज़ चली गई। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, कॉल कट गई है। ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना वो इसीलिए अक्सर देखा होगा उसके एड्स वगैरह में भी कि लाइफ टाइम गारंटी, तो वो लाइफ टाइम ऑलमोस्ट नहीं गिरते। अच्छा। वो अच्छा, उनकी लाइफ टाइम गारंटी होती है। गारंटी तो नहीं कह सकते लेकिन उसका सही है है। कि वो गिरते उस तरह नहीं है, या सही। उनका वो जो हेयर फॉल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू जो बाकी हेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी यानी गिर कि रहे इन्होंने होते हैं। लगवा लिए हैं वो तो इनके वो तो ठीक है, ठीक लेकिन बाकी गिर जो रहे हैं। बाकी होते हैं हाँ। अब उनकी हिफाजत करनी होती है। उसके लिए फिर हम रिकमेंड ये करते हैं कि साथ साथ वो एटलीस्ट 6 मंथ ये मेडिसिन भी लें और स्प्रे वगैरह भी करें और उनका ख्याल भी रखें। पहले तो ये है ना कि एकदम से उसको वो आप ब्लो ड्रायर और ये वाली चीज़ों को ना ठीक करें। है, और अवॉइड फिर करें। जो अगर उसमें इशू, क्योंकि जो लगा लिए वो तो ठीक है, जो पहले लगे हुए थे उनका तो वही उसी तरह रेट चल ठीक रहा है है। कि वो गिरने का जो भी उनका प्रोसीजर है वो सारा चल रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो साथ साथ मेडिसिन जो है वो साथ लेते रहें, पीआरपीज वो करवाते ठीक रहें। है। और अगर इससे भी आपका है तो मेडिसिन की ड्यूरेशन पे बढ़ा लें। लाइक अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ, हम तो यहाँ पे 6 मंथ तक देते हैं मेडिसिन, बाहर तो लोगों को 2-2 साल के लिए देते हैं। अच्छा। और कुछ जो जैसा मैंने पहले भी बात की फेनेस्ट्राइड की, तो वो कुछ मिथ्स हैं कि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ या फिर जो मैंने हॉलीवुड एक्टर्स हैं उनकी जो हमने देखी है जिन्होंने उनका ट्रांसप्लांट किया, वो सारी सारी ज़िंदगी ले रहे हैं। हाँ। तो उनका है कि हमें तो ऐसा कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ा। सही। तो गूगल जो है ना, गूगल टीचर जो है उससे ज़रा लोगों को प्रेज़ सही। करना चाहिए कि बिल्कुल। सारी चीज़ें उससे ना पता करें, जो हाँ। क्वालिफाइड पर्सन है उससे भी पता कर लें तो वो बेहतर बिल्कुल। बता सकता है ठीक है। आपको। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो सोशल मीडिया पर आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो विग्स का सहारा लेते हैं। और कुछ विग्स ऐसी होती हैं जिनको पेस्ट किया जाता है आपकी स्कैल्प पर। तो क्या इससे भी कोई नुकसान होता है? क्योंकि जारी बात है ग्लू लग रही है, फिर वो लगा रहे हैं और फिर हटा रहे हैं, तो क्या ये एक सेफर ऑप्शन है? आप इसको रिकमेंड करेंगे या नहीं? पहले तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा बीइंग ठीक है। डॉक्टर। दूसरी ये कि जो भी विग लगती है जिस जगह, वहाँ पे जो थोड़े बहुत बाल हैं वो भी नहीं रहते। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उनको वो एक एयर चाहिए होती है, एक मॉइस्चर चाहिए होता है और उसकी हाइजीन चाहिए होती है। थर्डली कि जब भी आप एक चीज़ चिपका देते हैं किसी जगह और वो कहते हैं कि आप इतने अरसा के लिए है, तो आप उसमें वो उनका तो क्लेम होता है कि बेशक आप शावर करें और वो देखते रहें उसे और वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्टिल एक चीज़ पेस्ट हुई है तो वो किस तरह आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल। मैंने अक्सर विग वाले, अगर मैंने कोई 10 पेशेंट विग वाले होंगे और उसमें से 6 को ये इशू होता है कि उनकी स्किन डिजीज़ कोई ना कोई स्टार्ट हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो काफ़ी वर्स्ट केस बने हुए होते हैं क्योंकि वो उस पर लगाते रहते हैं, उसे इग्नोर करते हैं और ये समझते रहते हैं कि शायद विग है, उसके पैच इरिटेशन कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत खारिश वगैरह हो रही है। हालांकि इस तरह नहीं होता, वो काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है उस टाइम पे, इन्फेक्शन काफ़ी एडवांस हो बिल्कुल। चुका जो भी चीज़ आप जो है नेचुरल तरीके से नहीं है वो आप अपने बॉडी
ऊपर लगा रहे हैं तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे तो ही है, होते ही तो हैं। वो- यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है, लेकिन ये भी जो हम बात कर रहे थे बड़ी अहम है कि जिस तरह कि आपने कहा कि जो भी चीज़ हम ऊपर से लगा रहे हैं, जिस तरह कि अगर हम आंखों में लेंस लगा रहे जी हैं तो उनका भी हमें ख्याल रखना हाँ है। जी, देखिए अगर ना हम उसका विग लगा रहे हैं तो उसका भी ख्याल उसको रखना है। मॉइस्चर चाहिए, उसे एयर हवा चाहिए, चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो उस बॉडी को चाहिए होती हैं। तो और अगर जिस तरह वो कि आपने कहा एक्सपोजर कि नहीं हो अगर रहा उससे, तो वो बिल्कुल अगर डेफिनेटली हवा नहीं मिल रही है तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस होने लग यस जाते हैं और बाज़ औक़ात ज़ख़म पड़ जाते हैं, खून रिसने लग जाता है। तो ये बड़े जो डेंजरस इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जी तो इसको अवॉइड करना चाहिए। चूँकि हम बात कर रहे हैं बालों की, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल ख़वातीन में एक ट्रेंड है कि वीविंग करवाई जाती है बाल लंबे करने के लिए। आर्टिफिशियल बाल आपके बालों के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो इनके भी कोई नुकसानात हैं क्या? ये आपकी रूट्स को वीक कर देते हैं बालों की? अगर तो वो एंड पे या फिर रूट्स में नहीं है, दूर है, तो फिर तो उसका हम कह सकते हैं कि ठीक है अगर वो करवाना चाह रही हैं, सही। और क्योंकि कहीं जाने के लिए वो करवाती हैं अगर, तो वो ठीक है। लेकिन अगर परमानेंट करवा रहे हैं तो ओबियसली उसका एक अपना वेट है जो आपकी जो बाल है, क्योंकि उसको कॉन्टीन्यूसली उसे स्ट्रेस में दे रहा है, उसमें खींच रहा है, तो आपकी स्किन जो है वो इन स्ट्रेस आ सकती है, तो उससे भी हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो बेहतर तो ये है कि आप अपना नेचुरल तरीके से जो अभी जैसी चीज़ें हमने बताई हैं, PRP इज़ एक्सीलेंट फॉर हेयर ग्रोथ, और उनकी हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप नेचुरल तरीके की तरफ जाएं, कि आप अपना ब्लड से ही प्लाज्मा निकाल के उसका PRP करवाएं, ठीक। और उसे रेगुलर अगर मेंटेन रखते हैं तो वो काफ़ी बेहतरी आ जाती है उसके साथ। अच्छा, और PRP के इतने अच्छे इफेक्ट्स हैं कि अब मैंने सुना है कि इवन इनफर्टिलिटी में भी आपको ओवरीज में PRPs यस की जा रही हैं और जी, इनके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और जो जी आप हम कुछ तो बताना चाह रहे देखिए हैं? ना, PRP की बात आई है तो अगर मैं कहूँ कि अगर ख़वातीन हेयर फॉल के लिए आ रही हैं PRP के लिए 10, तो 100 जो हैं वो फेस PRP के लिए आ रही हैं। तो वो क्या है कि आपकी रिजुविनेशन, यानी कि आपको दोबारा एजिंग को रिवर्स करना शुरू कर देती है। और जहाँ पे भी ये प्लेटेड रिच प्लाज्मा हम इंजेक्ट करते हैं, लाइक कुछ लोग तो नीज़ का जिन्हें प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो जोड़ों में इंजेक्ट करवाते हैं। तो बिल्कुल। उससे क्या है कि वो उनका एजिंग जो है, जो कार्टिलेज उनका रोड हो रहा था, जो उनकी हड्डियां बुर रही थी, वो बुरना बंद हो जाती हैं। अक्सर तो डायबिटिक पेशेंट जिन्हें ज़ख्म हुआ होता है, डायबिटीज़ के अल्सर जिसे हाँ, कहते हैं अल्सर्स डायबिटिक, में भी लगा ठीक है, रहे तो हैं, उसमें बिल्कुल। भी इंजेक्ट किया जाता है ठीक। ताकि वो अल्सर जल्दी हील हो जाए। यहाँ तो पर ये कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी इकरा, सवाल पूछिएगा। जी मेरे बालों का मसला है। जी क्या मसला है? बाल गिर रहे हैं आपके, खारिश होती है, क्या होता है? मसला शेयर बाल कीजिएगा। बाल गिर रहे हैं और बड़े भी नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? ये 23 साल। अच्छा, और खुराक वगैरह ठीक है आपकी? ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी इनको मसला ये है कि इनके बाल बड़े नहीं हो रहे और गिर भी रहे हैं। अच्छा, ये भी एक ख़वातीन को क्रेज़ होता है कि हमारे बाल लंबे हो लंबे जाएं, हो तो लंबे जाएं। होने के लिए भी PRP काम यस, करती है? लंबे होने के लिए भी देखिए ना, अच्छा। उसकी वो जब ग्रोथ को ज़्यादा जल्दी कर देगा, तेज़ कर देगा, और फिर उस पे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो उसे इंक्रीज़ कर देंगे, तो डेफिनेटली वो बाल लंबे होना भी शुरू हो जाएंगे, और टेक्सचर उनका बहुत बेहतर हो जाता है। ऑब्वियसली गिरेंगे नहीं तो वॉल्यूम भी उसका वो रखेंगे। और साथ साथ इन्हें बाकी जो हैं, जिस तरह मार्केट में शैम्पूज आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स उसमें होते हैं, जो लोकली कई बनाते हैं लोग, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें कोई ख्याल नहीं रखा जाता कि उसमें अमोनिया है, उसमें कोई ख्याल नहीं रखा जाता कि उसमें सल्फ़र कितना है, कोई उसकी मेजरमेंट नहीं है। ऑल्दो कुछ चीज़ें बालों के लिए अच्छी भी होती हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर मेयरिंग स्केल नहीं होता नॉर्मल जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं, तो उसका हमें ये नहीं पता कि वो बालों पे कितना अफेक्ट करेगा। सेकेंडली कि लोग बाज़ात ऐसी चीज़ें हमने देखा है कि लाइक वो लहसुन का पानी लगा लिया, या फिर वो प्याज का पानी लगा लिया, और इस तरह की चीज़ें। तो ये देखिए ना, कोई प्याज है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, अच्छा। और कोई प्याज है कि वो नहीं है कड़वा। हाँ। सेम इसी तरह कुछ ऐसी किस्में हैं उसकी कि जिसका बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, कुछ है कि बहुत ज़्यादा। तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितना उसकी क्वांटिटी है, कोई भी जो प्रोडक्ट उसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो किसी टाइम वो ख़राब भी कर सकता है उस चीज़ को। ठीक है। अक्सर लोग लहसुन का
पानी लगाते हैं कि जी खुश्की के लिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होता है उस पर वो इफ़ेक्ट हो। लेकिन अगर उसमें उसकी अगर लेसन जो है वो स्ट्रॉन्ग वन है और वो बजाय कि वो ठीक करने के ज़ख़म कर देगा और बाद में वो इन्फेक्शन भी काज कर सकता है। बिल्कुल। हमारी इसी तरह एक कॉलर थी, तो उन्होंने बताया था कि चेहरे पर उनको फंगल इन्फेक्शन था, उन्होंने कोई जड़ी बूटी लगाई तो इन्फेक्शन तो पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन फेस पर बर्न हो गया था उनको। तो बाज़ औक़ात ये टोटके जो हैं जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो इनके भी नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा बहुत फ़ायदा दे दे, नुकसान अगर हो तो कंसिडरेबल ना हो। हाँ, और इसी तरह बहुत सारे टोटके आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि आपने जी छिलके लेने हैं और उनको पका लेना है। तो जब हमारी डिस्कशन हुई तो हमने अपने नाज़रीन को यही बताया कि जब आप उसको पका लेते हैं तो आपका तो विटामिन सी जो है वो पहले ही उसमें से खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसमें ऑक्सीडाइज हो गया है। आपने क्या उसमें निकालना है। हाँ। तो बेहतर ये है कि जो पुराने आप चल रहा था नए नए टोटके ना इस्तेमाल करें। जो पुराना अगर आपने खामखा देसी टोटका इस्तेमाल करना ही है तो ठीक है, जस्ट आप कोकोनट या फिर मस्टर्ड ऑयल की आप थोड़ा सा उसे अच्छा, लगा यानी लें। ये जो ऑयल्स हैं क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव होते हैं? क्योंकि पहले ज़माने में हमने देखा है लोगों के बाल बड़े घने भी होते थे, बड़े लंबे भी होते थे और वो लोग रेगुलरली तेल लगाया करते थे। आजकल अगर किसी को कह दो तेल लगाओ तो बच्चे भाग जाते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम मैम, जुनैद बोल रहा हूँ। जी जुनैद, सवाल पूछिएगा। तोकी से। जी जी। अच्छा मैम, क्वेश्चन ये है कि अभी ना बहुत सारे स्किन में प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, जैसे कि ये स्किन में गड्ढे पड़ जाते हैं, अच्छा, निशानात वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसका कोई इलाज? ठीक है। कोई पिंपल्स वगैरह थे आपको, कोई दाने वगैरह? गड़े पड़ जाना, वो मार्क्स वगैरह आ जाते हैं काफी सारे ना दोनों साइडों पे। अच्छा ठीक है। ये गड़े पड़ जाना कह रहे हैं, आप कोई सवाल पूछना अच्छा, चाहेंगे? कोई दाने वगैरह निकले थे उसकी वजह से गड़े पड़ रही हैं, वैसे ही पड़ रहे हैं? हाँ, पहले एक दफा रैश होती है, फिर वो उसके बाद स्किन खराब हो जाती है, फिर वो परमानेंट ही पड़ जाते हैं फेस पे। अच्छा, अनइवन स्किन की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा ठीक है। सन ब्लॉक वगैरह इस्तेमाल करते हैं? आपका कोई रूटीन है, ख्याल रखते हैं, धुलाई वगैरह, मॉइस्चराइज करना? नहीं मैम, नहीं। अच्छा, ये जो ठीक है। रैश आती है ये कोई आप क्रीम वगैरह इस्तेमाल करें उसके बाद आती है या बस ऐसे ही नहीं बैठे बैठे? ये मेरे हिसाब से एनवायरमेंटल है। अच्छा, कुछ कोई क्रीम वहाँ पे वगैरह ज्यादा इस्तेमाल नमी है या खुश्की है उस जगह जहाँ पे रहते हैं आप? सर खुश्की है वहाँ पे। अच्छा, और जो हवा है उसके अंदर इतनी खुश्की है कि वो आपको फील हो रही होती है लाइक सर इधर तो बहुत गर्मी होती है। अच्छा, गर्मी एक अलग चीज़ है और खुश्की अलग चीज़ है। तो गर्मी में भी हवा में मॉइस्चर उस तरह होता है। बात करने का मकसद ये है कि खुश्की इतनी कि आपका मुंह में अकड़ाव आना शुरू हो जाए, हाथों में अकड़ाव आना शुरू हो जाए, इस तरह की एक खुश्की टाइम है। ऐसा आता है कि स्किन के अंदर फील होती है, जकड़न फील होती है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, सही फिर सही। ड्राइनेस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, जी, तो पतों की उसमें में ड्राई वेदर होता है तो उस वजह से भी इनको शायद- ड्राइनेस की वजह से हो सकती है। दूसरा ये कि उसके लिए जो हमारे मार्केट में मॉइस्चराइज़र या लोगों का एक कंसेप्ट है कि जो भी ग्रीसी चीज़ होगी या जिसमें ऑयल ज़्यादा है वो मॉइस्चर क्रिएट करेगी, तो वो मॉइस्चर को उसका कोई ताल्लुक नहीं है ग्रीसी जी। चीज़ से। या अक्सर लोगों का होता है जी हमारी ऑयली स्किन है तो हमें तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिकली मॉइस्चराइज़र जो है वो आपका हाइड्रेशन के साथ उसका ताल्लुक है। हाइड्रेट स्किन को करना होता है आपने, लाइक वाटर उसके अंदर रिटेन रहे। तो उसके लिए अगर मैं रिकमेंड किसी को करूँ तो हाइलुरोनिक एसिड किसी की चीज़ में भी हो तो वो आप डैम्प फेस पे अप्लाई करें तो उससे काफ़ी सारी बेहतरी आ जाती ठीक है। है। दूसरा ये कि जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वाटर बेस्ड अगर कहें तो ज़्यादातर उसमें हाइलुरोनिक एसिड उसके अंदर मौजूद होता है, तो वो आपकी जो मॉइस्चर है उससे बेहतर करता है। और अगर हम किसी प्रोसीजरल चीज़ की तरफ जाएं तो हाइड्रोफेशियल एक प्रोसीजर है जो मशीन के साथ होता है और वो क्या करता है कि स्किन को हाइड्रेट कर देता है, उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और अक्सर लोगों का ये होता है कि हाइड्रोफेशियल हमें कितने अरसे में करवाना चाहिए। हाँ। तो मैं अगर रिकमेंड करूँ तो वो जो भी आपका सीज़न का स्टार्ट है तो उसमें आप करवा लें तो बेहतर है। अगर आप अफोर्डिंग है
तो हर मंथ में करवा लें तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्किन को फ़ायदा होता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हम लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते, हम लोग स्क्रब नहीं कर रहे होते, मॉइस्चराइज नहीं कर रहे होते। तो जब आप हाइड्रा फेशियल करवाते हैं तो उसमें आपकी हाइड्रेशन भी इम्प्रूव हो जाती है, फिर वो आपकी माइक्रोडर्म अब्रेजन भी कर Yes. देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर कर देता है, आपकी लेयर्स जो हैं जो कि डेड सेल्स होते हैं वो उतर उनको जाती रिमूव कर हैं, देता फिर है। आपके जो पोर्स होते हैं उन वो क्लॉग अप हुए होते हैं आपके ऑयल से, लिपिड से, वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो भी आप फिर उसके बाद जो भी महंगा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें वो अफेक्ट करेगा, सही। अदरवाइज तो वो अफेक्ट ही नहीं बेचारा कर रहा। बिल्कुल, क्योंकि ऊपर इतने डेड सेल्स पड़े हुए हैं कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो नीचे जा ही नहीं रहा, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो यानी आप रिकमेंड करते हैं, आप खर्चे वाली बातें कर रहे हैं कि ये सब कुछ करवाना चाहिए। और पहली तो बात ये है कि माशाल्लाह अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और तो आपकी जो है वो सफाई हो रही जी, है। बार बार तो आप देखें ना, जी, 3-4-5 दफ़ा आप चेहरे को धो रहे हैं दिन में, तो वो वैसे ही आपकी इतनी हाइजीन हो जाती है कि आपको बाकी किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। स्टिल सबसे पहली तो बात हम हाइजीन की करते हैं सही, कि हाइजीन उस पर बात करेंगे। यहाँ पर कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहबा, मेरा नाम अब्दुल मतीन है, जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जी जी, सवाल तो पूछिएगा। हाँ, मेरी डॉक्टर साहब से ये गुजारिश है, तो मेरा कोई दाना वाना नहीं है, लेकिन वो जो खुश्की होती है ना जब रब करते हैं, मैं दाढ़ी के बालों को या सर के बालों को, वो वाइट वाइट से निकलता है, पूरे जो कमीज वीज पे आ जाते हैं ना, बिल्कुल। तो हाँ, और वो खत्म नहीं हो रहा है। जिस दिन मैं नहाऊं, बालों पे तेल वगैरह लगाऊं, तो उस दिन 2-4-5 घंटे नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन अगला दिन होता है ना तेल लगाऊं, फिर वही उसी तरह हो जाता है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत सारे लोगों का मसला है। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल उठाया है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी, डैंड्रफ जो है, खुश्की, वो बहुत एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। और जिन लोगों का होता है वो उन बेचारों का यही मसला होता है कि आज आपने धोए, थोड़ी देर के लिए बाल ठीक है, लेकिन फिर डैंड्रफ आ जाती है। तो और बाज़ लोगों को दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं और सर के साथ साथ दाढ़ी में भी आ जाती है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? पहले तो जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है उनके लिए है कि जब भी आप वॉश करते हैं चेहरा, तो हम जो वॉश करते हैं तो दाढ़ी के अंदर जो स्किन होती है उसके साथ वो फेस वॉश या सोप जो है वो चला जाता है और वो इरिटेट भी करता है। वो इरिटेंट्स होते हैं जो बाद में आपके वो रेडनेस काज करते हैं और इचिंग भी होती है। तो पहले तो ये है कि जो भी लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है वो प्रॉपर फेस वॉश इस तरह कर सकते हैं कि उस पर आपने वो छिटे मार के नहीं, आप बिल्कुल उसको टैब के नीचे उसको दाढ़ी को रख के धोएंगे तब भी वो निकलेंगे उसमें से। अच्छा। यानी कि मुश्किल होता है उसमें से निकालना। जिस तरह आपको बालों में थोड़ा सा अगर आप शैम्पू कर लें तो उसमें से भी निकालना आपको जब तक शावर नहीं लेते तो वो मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली ये कि जब भी आप कहते हैं कि वो डैंड्रफ आ रही है, तो आया कि किसी डॉक्टर को चेक कराया, हो सकता है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि समटाइम होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो ज़्यादा जो कॉज हमारे यहाँ ज़्यादा कॉज है वो यही है, फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है। तो उसकी वजह से अब वो थोड़ा करते करते वो बढ़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। तो बेहतर तो ये है कि एंटी फंगल उसके लिए लोशंस भी हैं और मेडिसिन भी हैं, शैम्पूज भी हैं। कोई तो शैम्पू का नाम बता दें अगर आप। अब मैं उसका फार्मूला बता हाँ, देता हूँ। फार्मूला बता दें। कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल में जो भी शैम्पूज आ रहे हैं वो आप इस्तेमाल करें, लगाने में भी, और जो लोशन है वो भी दाढ़ी में भी और सर में भी लगाएं। ठीक है, तो इससे उससे दाने भी काफी- ठीक हो जाएंगे? जो दाने बन रहे होते हैं उनका क्या करना है? उससे भी बेहतरी आ जाती है। दूसरा, दाने जो ज़्यादातर बने वो हाइजीन की वजह से बन रहे होते हैं, वो उसके साथ उसका नहीं है, फंगस के साथ या खुश्की के साथ उसका कोई इतना बड़ा लिंक नहीं होता। तो बेहतर तो ये है कि आप वो एंटी फंगल इस्तेमाल करें, और वो हर रोज़ नहीं इस्तेमाल करना, कोशिश करेंगे वीक में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इनफ। तो उससे काफ़ी सारी बेहतरी आ जाती है। और वो ये आप 2-3 माह के लिए इस्तेमाल करें ताकि वो आपका सेटल जब तक नहीं होता इशू तब तक इस्तेमाल करते रहें। और जिस तरह कि आपने कहा कि बहुत दफ़ा जब हम लोग फेस वॉश कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है तो वो उसको ड्राई भी नहीं करते हैं, और जो कुछ आपने फेस पे लगाया है वो दाढ़ी में चला जाता है और उससे भी इरिटेट करता रहता है। इरिटेट जब भी करेगा तो वो रेडनेस आएगी, इचिंग होगी, और जब इचिंग आप करेंगे तो उसके साथ साथ आपका वो ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन भी होगा और फंगल इन्फेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरे स्किन पे कोई दाने हैं। अच्छा, ठीक है। कब से हैं ये दाने और एज क्या है आपकी? ये 23।
अच्छा ठीक है। और दाने जो हैं ये कब से हैं आपको? देखो 5-6 साल हो गए। अच्छा 5-6 साल से हैं। इसका कोई इलाज करवाया है आपने? तो मेडिसिन ली थी और फिर नहीं ठीक हुए। अच्छा ठीक है। मेडिसिन आपने डॉक्टर के मशवरे से ली थी और खुद ही रोक दी, या डॉक्टर ने आपको कहा कि बस अब रोक दें? डॉक्टर के मशवरे से। अच्छा, अब दाग रह गए हैं या दाने भी हैं अभी? दाग भी है और दाने भी। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दें कि वो दाने किस तरह के होते हैं? कोई इस तरह होता है कि गिल्टी बनती है और फिर वो दर्द करती है और वो दाना फट जाता है, या फिर सिंपल सा दाना जिस तरह किसी भी जगह निकल आए उस तरह का होता है? नहीं, जो सिंपल से रेड से होते हैं थोड़े। अच्छा। रेड से। और हाँ, उस एलर्जी भी होती है। अच्छा, वो रेडनेस आती है और वो कोई सफेद किस्म का पानी वगैरह तो नहीं निकलता, कोई उसमें से मवाद निकलता हो? निकलता है। अच्छा, और वो खारिश और दर्द भी होता है उसका या नहीं होता? खारिश और दर्द भी होता है। अच्छा, और वो फटते हैं तो निशान बड़ा छोड़ते हैं? जी, बढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। तो ये अपेरेंटली अगर 6 साल की हिस्ट्री है और उससे लगातार हो रहे हैं और वो गड़े भी बना रहे हैं, तो नोडुलर सिस्टिक एक्नी मोस्ट प्रोबेबली ठीक है है। ये। तो उसके लिए फिर इन्हें जो है सैलिसिलिक एसिड के साथ फेस वॉश हो वो रेगुलरली यूज़ करें, साथ ट्रेटेनाइन वगैरह टॉपिकल भी लगाएं, और आइसोट्रेटिनाइन खाना भी होता है उसमें, और LFTs भी अगर अपने डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं तो डेफिनेटली LFT करवा के जाएं, उन्हें चेक करवाएं, और उसका पूरा कोर्स होता है। नॉर्मली ये दाने जो हैं ये आम एंटीबायोटिक से नहीं ख़त्म होते, ठीक है। इसके लिए आपको 4-6 माह समटाइम साल के लिए आपको मेडिसिन खानी होती है लगातार बगैर नागे के। तो ये ख़त्म हो जाते हैं और उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, और बिल्कुल अच्छा। भी ये पता ही नहीं चलता किसी को इतने दाने थे भी या नहीं थे। अच्छा। लेकिन इसको प्रॉपर अगर आप कोर्स करें तब भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे इस्लामाबाद में बेशुमार लोग आते हैं जो पेरीफ्रीज से आते हैं कि ये इस तरह के दाने हैं और हमारा ये इशू चल रहा था और इतने अरसे से चल रहा है, और वो उधर ही खुद ही ट्रीट करते रहते हैं, या फिर क्वैक भी इतने बैठे हुए हैं कि वो उनसे जाके और वो सिंपली एंटीबायोटिक बेचारे खा रहे हैं और उससे उल्टा वो रेजिस्टेंट केसेस आ जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि ये अपने जो भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएं और उधर से उनका ट्रीटमेंट लें, और ये क्योरेबल हैं, और ये अगर आप लेते हैं 2-3 माह लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही, यानी कि अगर प्रॉपर इलाज करवाया जाए तो जी। बेहतरी आ सकती है। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल मेरा ये है कि मुझे एक्नी का मसला था काफी अरसे से। अच्छा। मैंने इसका काफी इलाज भी करवाया है। 16 साल की उम्र से मुझे एक्नी निकल रही थी और 39 इयर्स मेरी अभी एज है। ठीक है। काफी अरसे से नहीं निकलती है एक्नी। अब काफी मैंने दवाएं भी ली है, बेहतर हो जाती है, लेकिन अभी कभी कभी एक्नी निकलती है 3 महीने बाद। वो फिर तंग करती है, शेव करने में मुश्किल होती है, और फिर उस पर मैं कोई ट्रॉपिकल क्रीम लगाता हूँ तो चली जाती है, लेकिन गर्दन पे और चेहरे पे कभी कभी दाने तंग करते हैं। तो उसका फिर कोई हल हो सकता है मुस्तकिल, या इस उम्र में भी क्यों निकल रही है? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, इसमें अगेन वही मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये गड़ा भी बनाती है जब ये खत्म होता है दाना? तो जी जी बिल्कुल, उसमें से 3 महासा निकलता है, उसमें फिर उस जगह गड़ा पड़ जाता है छोटा सा। अच्छा, फिर वो दर्द भी करता है जो जब वो पहले गिल्टी बनती है और फिर दाना निकलता है, ये जस्ट दाना निकल आता है एकदम से? नहीं नहीं, गिल्टी बनती है, दर्द करता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें से बाल भी झड़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक बहुत है। शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं जी। अगेन वही नोडुलर सिस्टिक एक्नी है। अब ये देखिए ना कि कितने लोग हैं कि जिन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और नहीं दी गई, और अगर 16 साल में उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाता तो अभी तक वो मतलब अगर है। 2-4 माह मेडिसिन खा लेते तो ये ठीक हो जाते। तो अगेन आपके लिए है कि आप सैलिसिलिक एसिड जिसमें भी हो वो फेस वॉश यूज़ करें, अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके आइसोट्रेटिनाइन का एक कोर्स होता है वो करें, और ट्रेटिनाइन जो भी रेटिनॉल्स हैं, ट्रेटिनाइन है, वो आप चेहरे पे जहाँ पे दाने निकल रहे हैं वहाँ पे इस्तेमाल करें तो परमानेंट ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जिस तरह कि आपने कहा कि आइसोट्रेटिनोइन का एक कोर्स है, तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि ख़वातीन में ये किस कदर सेफ़ है, मैरिड लोग इसको कर सकते हैं या इसमें कोई एहतियात करनी होती है? थोड़ा सा ये बता हाँ जी, दें। इसमें डेफिनेटली इसमें एहतियातें हैं इसकी कि ये जो भी
लोग मैरिड हैं उन्हें एहतियात करनी होती है। न्यूली मैरिड के लिए अक्सर लोग आते हैं कि शादी 1 माह बाद है और हमें ये कोर्स करवा दें, तो वो नहीं हो सकता उनके लिए, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है उसमें आगे इश्यूज आ सकते हैं। तो टेराटोजेनिक हाँ इसके जी, इफेक्ट्स हैं। इसके तो बेहतर तो ये है कि वो लोग जो अगले 6 माह में कोई औलाद नहीं प्लान करे तो वो ले सकते। जो ठीक है। प्लान कर रहे हैं वो बेहतर फिर ऐसे वो ना ना लें। लें। तो वो टॉपिकल पे ही अगर रहते हैं तो वो टॉपिकल ठीक है टू सम एक्सटेंट। अगर वो औरल जाते हैं यानी कि खाने के लिए, तो फिर वो इसे इस्तेमाल ना करें। आम बंदा जो भी है या फिर जो यंग लड़कियां हैं, इवन जो यानी कि मिडिल एज ख़वातीन हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सिर्फ इसका ये है कि अगर उनका है फैमिली प्लान कर रहे हैं तो वो बस ना लें उस दौरान, उस 2-4-6 माह के लिए वो ना लें। इसीलिए कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि आप वक्त से पहले ही ये सब कुछ करवा लें। अगर जो है आपकी ग्रोइंग एज है, अगर आपने उसमें करवा लिया है तो बाद में फिर आपको मसाइल नहीं होंगे। फिर जो अक्सर लोगों का आता है स्कारिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, यानी कि दाने तो ठीक हो गए, स्कारिंग आ गया है, तो वो भी उसके लिए क्रीमें लगा रहे हैं, तो कोई क्रीमें कोई इफेक्ट नहीं करती। उसके लिए प्रोसीजरल आपको जाना पड़ता है। अगेन माइक्रो नीडलिंग है, नैनो नीडलिंग है उसके लिए, और हम इंसिजन्स या फिर ट्रांसिजन वो PRP है, ये वाली सारी चीज़ें हम मिक्स करके करते हैं, तो उससे स्कारिंग चली जाती है। फिर अगर मोडालिटीज़ में आ जाएं तो हमारा CO2 या फिर जो है आजकल लेजर्स हैं, उसके बाद जो क्यू स्विच भी है, क्यू स्विच टू सम एक्सटेंट करता है, आपका वो कोलेजन प्रोडक्शन कर रहा होता है। फिर डीप माइक्रो नीडलिंग है, RF माइक्रो नीडलिंग है, ये सारे मोडालिटीज़ हैं जो इसको ट्रीट कर सकती हैं, और ये तकरीबन 70-80% ट्रीट हो जाता है। अच्छा। अक्सर लोग होते हैं कि वो उसे बेस के साथ कवर करना चाहते हैं। मैं सम टाइम लोग हैरान होता हूँ, वो लोग जो कंटिन्यूसली मास्क पहने रखते हैं इस चीज़ को छुपाने के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा करेज आना चाहिए और थोड़ा सा वो कोशिश करें, डॉक्टर के पास जाएं। तो उनके पास देर आर मैनी ट्रीटमेंट्स कि वो करवा सकते हैं। हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बेशुमार ऐसे लोग आते हैं कि और दूर दूर से आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। ये हमारे आखिरी कॉलर हैं जी। कौन, कहाँ से? जी मुनव्वर इकबाल चनियोट से। जी सवाल पूछिएगा। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरे पाँव की अंगुलियों में शहद की तरह रतूबत आ जाती है। अच्छा ठीक है। तो ये गर्मियों में होता है, सर्दियों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और मीठी मीठी खारिश होती है, और एक हफ्ता आ जाती है, 2 हफ्ते बंद हो जाती है, कभी कभार आ जाती है। जब बंद जूती ज्यादा यूज करूँ तो ज्यादा महसूस होता है, और वो रतूबत जो है वो एक कलोबी ट्यूब है, अगर मैं लगाता रहूं तो मुझे थोड़ा सा आसरा रहता है, छोड़ दूं तो फिर गर्मियां मेरी ऐसे ही गुजरती। अच्छा ठीक है। तो ये मसला मुझे 8-10 साल से है। ठीक है। शुगर तो नहीं है आपको? जी नहीं, मेरी शुगर 140 पे है, शुगर नॉर्मल है माशाल्लाह। अच्छा ठीक है। तो और आप बंद जूते ज्यादा पहनते हैं, हवा लगवाते हैं पाँवों को? वहाँ नहीं, कभी कभी बंद जूते पहनता हूँ, उसके बावजूद हो जाना हो तो, आउट ऑफ सिटी जाना हो तो फिर बंद जूते पहनता हूँ। अच्छा, जो मोजे जुराबें आप पहनते हैं वो गिले पाँव में तो नहीं पहनते? नहीं, जुराबें भी खुश करके पहनता हूँ, कॉटन की होती है कोशिश पहनता हूँ। सिल्की सूट में पहनूं तो फिर मुझे जिस्म पे भी हल्की हल्की खारिश होती है। मैं कॉटन यूज करूँ तो फिर मुझे फाका रहता है। ठीक है। तो बिस्तर में मुझे ज्यादा महसूस होता है ये चीजें जो। जी ठीक, अभी हम बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। अगेन वो फंगल इन्फेक्शन है पाँव में, और वो बड़ा अच्छा इन्होंने डिस्क्राइब किया कि शहद की तरह रतूबत है, यानी कि थिक सिक्रीशंस आ रही हैं उसके अंदर। इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो उसके लिए है कि एक तो एंटी फंगल मेडिसिन ये खाएं, उसका इचिंग भी हो रही है, और ये कह रहे हैं क्लोबिडर्म यूज कर रहे हैं। अगेन स्टीरॉयड उसे वक्ती तौर पे तो शायद वो उसकी इचिंग या रेडनेस को खत्म कर दें, लेकिन वो उसे साथ साथ फंगस को बढ़ा रहे हैं। तो क्लोबिडर्म जो है वो आप बंद कर दें फौरी तौर पे, और उसके लिए आप एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं जैसे कि टर्बीनाफेन आती है, वो इस्तेमाल करें। अगेन टर्बीनाफेन आप खाने में भी इस्तेमाल करें, और पाँव को खुश्क रखें, अच्छी तरह धोएं उसे रोज़ाना। और जब भी आप जूते पहने तो अगर आप लेदर के चमड़े के जूते हैं तो उन्हें धूप में रख के खुश्क करें, प्रॉपर खुश्क करें। और अगर आप बंद जूते पहन रहे हैं तो आप अपने पाँव को बिल्कुल खुश्क करके पहने,
तो आपका ये कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आपने जिस तरह इनसे पूछा कि क्या आप फ़ौरन से पाँव धो के मोज़े तो नहीं पहन लेते, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी ये आदत होती है कि उन्होंने शावर लिया, फ़ौरन से बाहर निकले और मोज़े चढ़ा लिए। तो सॉक्स जब आप इस तरह से पहन लेते हैं, अंदर आपका मॉइस्चर ट्रैप हो गया है, तो वो तो फंगल इन्फेक्शन के लिए एक बेहतरीन जगह है, बेस्ट जगह है ना उसके लिए, तो वो फौरी तौर पे वो बनाएगा। जिस तरह कि आपने कहा कि अगर ये एंटी फंगल्स इस्तेमाल करेंगे तो उससे एक तो फंगस भी ट्रीट हो जाएगी और जो इचिंग है वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगी। सेटल हो तो जाएगी। इनको स्टीरॉइड क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर ये सही क्रीम लगा लेते हैं तो उससे मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे डॉक्टर अब्बास। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह से ईद है, आप अपनी फेस्टिविटीज़ में उन लोगों को भी शामिल कीजिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बेहतरीन खानों को और खुशनुमा लिबास को, और जो कुछ भी आपने रमज़ान में सीखा उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। बहुत सारे सदका और खैरात कीजिए और इबादत के साथ साथ मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।